बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। नाज़रीन, आपके सामने मैं एक सरफरोश कमांडो की दास्तान पेश करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं कमांडो मिशन की जानिब। गाड़ी जलिंदर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डब्बे पर मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। ये 3rd क्लास का डब्बा था। सब मुसाफिर अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर उस डब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर लेता था। ये आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो ज़ाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। उस आदमी की उम्र 50-55 के लगभग होगी। सर के बाल सफेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खद्दर का बैला सा तंग पाजामा पहना हुआ था। खद्दर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर की जेब के साथ इंडियन पिन लगा था। निचली जेब में रखी पॉकेट बुक का ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ नजर आ रहा था। ये हिंदू यकीनन इंडिया की खुफिया पुलिस यानी CID का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद आया जब जलंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफॉर्म वाली खिड़की में से सर बाहर निकाले देख रहा था। उस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डब्बे में से निकलकर अपने डब्बे की तरफ आते देखा। इसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और उस पर वीजा भी लगा हुआ था, मगर वो वीजा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा हुआ था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने ये कानून शिकनी क्यों की थी? इसका जवाब मेरी जिंदगी की वो हैरत अंगेज जज्बा, हुब्बुल वतनी, कौमी अहमियत और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये जमाना पाक भारत जंग सन 65 से 1 साल पहले का जमाना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीजा देना बंद कर रखा था। चुनांचे मैंने दिल्ली शहर का वीजा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीखी मुकामात की सैरो सियाहत थी। दिल्ली में मेरे वालिद के एक दोस्त मशीनों की मुरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के उस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। उसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैरो सियाहत के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक खास मिशन था और मुझे दिल्ली से बगैर वीजे के अमृतसर जाना था। और यह भी मालूम नहीं था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुकद्दस मिशन था। यह मिशन क्या था ये आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुकर्ररा वक्त पर भारत से वापस पाकिस्तान ना जाने की सूरत में पुलिस मेरे वालिद के दोस्त को गिरफ्तार करे या उसे तंग करे। मेरे वालिद साहब के उस दोस्त का नाम ज़हीरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो सिलाई मशीनों की मुरम्मत का काम करता था। उसको मैंने बिल्कुल ना बताया कि मैं असल में किस मिशन को लेकर भारत आया हूँ। उसे बताने की जरूरत भी नहीं थी। उस शरीफ आदमी के पास 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमृतसर, मजेठ, वीर का बटाला, गोरदासपुर और किथू निगल के सिवा इंडिया का कोई इलाका कभी नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल रही होगी और मैं अपने कस्बे मजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरी वालिदा की वफात हो चुकी थी। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाना और हमें बाप के साथ साथ वालिदा की भी शफकत अता करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफिले में शामिल होकर मजेठे निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है, जो मैं आपको जरा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वालिद साहब के दोस्त ज़हीरुद्दीन के पास आता हूँ, जिससे मैंने रेलगाड़ियों के औकात वगैरह के बारे में जरूरी मालूमात हासिल की। मेरे पास इतनी इंडियन करेंसी थी जितनी करेंसी की कानूनी तौर पर मुझे इजाजत थी। मेरा मिशन ऐसा था कि मुझे दिल्ली से निकलने के बाद अपनी तमाम जरूरियात जायज और नाजायज तरीकों से खुद ही पूरी करनी थी। उस वक्त मैं 24-25 साल का सेहतमंद भरपूर जवान था। मैंने जानबूझकर शलवार कमीज नहीं पहनी थी, क्योंकि ये उस जमाने में भी मुसलमानों का लिबास समझा जाता था। अगरचे अभी ये हमारा कौमी लिबास नहीं बना था। मैं लाहौर से ही पुरानी मगर मजबूत कपड़े की बनी हुई विलायती जीन्स टाइप की पतलून और उसी रंग की जैकेट पहनकर निकला था। पाँव में जोगर शूज पहन लिए। दिल्ली में आकर मैंने देखा कि वहाँ भी नौजवानों में इसी किस्म का हिप्पी टाइप का रफ टफ लिबास बड़ा मकबूल था। उस लिबास से ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि यह आदमी मुसलमान है या हिंदू। ज़हीरुद्दीन के घर में 2 दिन रहने के बाद मैंने एक रोज उन्हें कहा कि मैं जामे मस्जिद देखने जा रहा हूँ। वहां से मैं सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि अमृतसर जाने की तरफ गाड़ी किस वक्त चलती है। मैंने स्टेशन पर आकर अमृतसर का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। ये मौसम ऐसा था जिसको हमारे पंजाब में खुश बहार का मौसम कहते हैं।
یعنی مارچ کے مہینے کا موسم۔ میں پاکستان ہی میں تھا تو ایک دو بارشیں بھی ہو گئی تھی جس سے موسم میں خنکی سی آ گئی۔ دلی میں بھی موسم خوشگوار تھا۔ گاڑی امرتسر کی طرف چل پڑی۔ دلی کے بارے میں نے سنا تھا اور اسکول کی کتابوں میں پڑھا بھی تھا کہ وہاں مسلمان بادشاہوں نے کئی سال تک حکومت کی ہے اور وہاں مسلمانوں کی بڑی یادگار عمارتیں، محل اور قلعے ہیں، مگر میں نے سوائے جامع مسجد کے اور کچھ نہ دیکھا۔ میرا مشن ایسا تھا کہ میرا دھیان اپنے آبا و اجداد کی تاریخی عمارتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جامع مسجد میں بھی ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا۔ میں کوئی نمازی پرہیزگار نوجوان نہیں تھا۔ پاکستان میں کبھی کبھار ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، مجھے نماز پڑھنی آتی بھی نہیں تھی، مگر دلی کی جامع مسجد میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا ضرور مانگنا چاہتا تھا۔ جب وہاں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نمازی پہلے سے موجود تھے، میں بھی وضو کر کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ مجھے میرے مشن میں کامیاب کرے اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنے مرحوم باپ کی روح کو سکون پہنچا سکوں۔ میں جامع مسجد کی عظمت اور شان و شوکت دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اتنی عظیم الشان مسجد بنانے والے مسلمان اسے ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کیونکہ میں نے دلی میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی۔ گاڑی امرتسر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ایکسپریس ٹرین تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ میری جیب میں تھا اور اس پر صرف دلی کا ویزا لگا ہوا تھا۔ اگر پولیس کا کوئی آدمی میری چیکنگ کرتا تو مجھے گرفتار کر سکتا تھا، کیونکہ میں ویزے کے بغیر مشرقی پنجاب کے شہروں کی طرف جا رہا تھا۔ کئی بڑے شہروں کے اسٹیشن آئے، گاڑی وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی اور پھر آگے روانہ ہو جاتی۔ اس طرح سفر طے کرتے کرتے گاڑی پنجاب میں داخل ہو گئی، لدھیانہ آیا اور گزر گیا، پھر جلندھر کے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ مجھے دلی سے چلتے وقت اس بات کا دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرے پیچھے نہ لگا ہو۔ جلندھر سکھوں کا شہر تھا۔ پلیٹ فارم پر تقریباً سبھی سکھ ہی سکھ نظر آئے۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر ہندو کو دیکھا کہ پچھلے کسی ڈبے سے نکلا اور ہمارے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن جب گاڑی چلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد گور کر دیکھ لیتا ہے۔ یہ وہی ہندو تھا جو اب بھی میرے ڈبے میں دوسرے مسافروں کے ساتھ کونے میں بیٹھا کسی وقت مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگتا تھا اور جس کا ذکر میں اپنی داستان کے شروع میں کر چکا ہوں۔ جب میرے دل میں خیال پختہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور خفیہ پولیس کا آدمی ہے تو پہلا رد عمل مجھ پر یہ ہوا کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں پاکستان میں نہیں تھا، اپنے ملک میں نہیں تھا، بلکہ دشمن ملک میں تھا، ہندو سکھوں کے ملک میں تھا، جہاں کے مسلمان شہریوں کی کوئی عزت و آبرو نہیں تھی۔ پاکستانی مسلمان کی جان و مال کے تحفظ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویزا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود بھارتی پولیس جس پاکستانی مسلمان کو چاہے پکڑ کر تھانے لے جا سکتی تھی۔ میں نے ایسے کئی واقعات سنے تھے کہ بھارتی پولیس کسی پاکستانی مسلمان کو دلی، ممبئی یا کسی دوسرے شہر میں یوں ہی پکڑ کر تھانے لے گئی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ عام طور پر بھارتی پولیس ایسے پاکستانیوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں جیلوں میں بند کر دیتی اور ان پر اس قدر تشدد کیا جاتا کہ وہ جیل میں ہی سسک کر مر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ ادھیڑ عمر کا نیرو کٹ صدری والا ہندو CID کا آدمی ہے اور میرے پیچھے لگا ہوا ہے تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میرا پہلا رد عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف اور پھر اپنے مشن کی طرف کر لیا۔ میرا آدھا خوف دور ہو گیا کیونکہ میں جان کی بازی لگا کر پاکستان سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکلا تھا اور دل میں یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے مجھے مرنا نہیں، اور اگر مرنے کا وقت آ گیا تو 6-7 کافروں کو مار کر ہی مروں گا۔ خدائے ذوالجلال اور اس کے نبی پاک پر یقین کامل نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل سے خوف بالکل نکل گیا۔ اب میں اس خفیہ پولیس والے ہندو سے بچ کر نکلنے کی ترغیبوں پر غور کرنے لگا۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص اچانک مجھے نہیں پکڑے گا، کیونکہ ایسا وہ جب چاہے کر سکتا تھا۔ اس کا اپنا ملک تھا، اپنی حکومت اور اس کی اپنی پولیس تھی جو ٹرین کے ساتھ بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہندو سکھ لوگ تھے۔ اگر وہ مجھے پکڑ کر صرف یہ اعلان کر دے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور یہ لڑکا پاکستان کا جاسوس ہے تو ڈبے کے سارے مسافر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ مجھ پر حملہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اصل میں وہ میری نگرانی کر رہا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں ویزے کے بغیر امرتسر کی طرف کہاں جا رہا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پر ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر خفیہ پولیس کے آدمی ہونے کا ذرا سا بھی شک ہو، مگر اس کے بار بار میری طرف گور کر دیکھنے سے مجھے نہ صرف اس پر شک ہوا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ CID کا ہی آدمی ہے، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ گاڑی کو دونوں جانب دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں دن کی روشنی مانند پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر سے تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا، پلیٹ فارم کے آخری ایک تختے پر ہندی میں کسی اسٹیشن کا نام لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سکھ مسافر سے پوچھا کہ یہ نیا اسٹیشن کون سا گزرا ہے تو اس نے کہا مانا والا۔
میں संभल कर बैठ गया क्योंकि इसका मतलब था कि अमृतसर का स्टेशन आने ही वाला था। 12 साल पहले जब मैं जिला अमृतसर के कस्बे मजेठी के हाई स्कूल में पढ़ा करता था तो हम स्कूल के लड़के आकर सैर करने गाड़ी में बैठकर माना वाले आया जाया करते थे। स्टेशन का नाम उर्दू में लिखा होता था, अब ये नाम हिंदी में लिखा हुआ था। उर्दू का नाम हटा दिया गया था, ये भी एक तब्दीली मैंने महसूस की। दूसरी तब्दीली मैंने ये देखी कि जलंधर से लेकर माना वाले तक रास्ते में दोनों जानिब जो देहात खेतों में दिखाई दिए उनमें किसी जगह कोई मस्जिद नजर नहीं आई थी, वरना पहले देहात में किसी न किसी जगह दरख्तों में से किसी न किसी मस्जिद के मीनार जरूर नजर आया करते थे। ये सिखों के देहात थे और पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने मस्जिदों को शहीद कर दिया था। कई जगह उन मस्जिदों को गुरुद्वारों या मंदिरों में तब्दील कर दिया गया था। गाड़ी मानावाला के स्टेशन से काफी आगे निकल गई थी। अब मुझे इलाका अपना जाना पहचाना लगने लगा था। एक फाटक आकर गुजर गया, उसके साथ ही आमों का एक घना बाग आया जिसके गिर्द 4 दीवारी थी। मैंने ये बाग पहचान लिया, इसे सरदारों का बाग कहते थे और यहाँ गर्मियों के मौसम में हम स्कूल के लड़कों के साथ आम तोड़ने आया करते थे। हम बाग की दीवार पर चढ़कर आम तोड़ते और राखे के आने से पहले आम तोड़कर छलांगे लगाकर भाग जाया करते थे। उसके बाद वो रेलवे लाइन आ गई जो अमृतसर के अमरूदों के बाग के पहलू से होती हुई हमारे गांव मजेड़ की तरफ जाती थी। उस रेलवे लाइन को देखकर मैं उदास हो गया। मैं कई बार अपने वालिद और छोटी बहन के साथ ट्रेन में बैठकर इस लाइन पर से गुजरा था। ये रेलवे लाइन आम और अमरूद के बागों की तरह वैसी की वैसी थी। अब ट्रेन अमृतसर शहर में दाखिल हो चुकी थी। इसकी एक जानिब शरीफपुरा था जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ था और दूसरी तरफ कंपनी बाग शुरू हो गया था। डंडा पुलिस का फाटक भी गुजर गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन अमृतसर के स्टेशन में दाखिल हो गई। हिंदू सिख मुसाफिर अपना अपना सामान समेट रहे थे। मैंने आंख बचाकर खुफिया पुलिस वाले की तरफ देखा, वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। वो अपनी सीट पर बड़े सुकून से बैठा हुआ था और आराम से सिगरेट पी रहा था। उसने मुझ पर निगाह रखी हुई थी। मैंने सोचा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। मुझे ये खतरा भी था कि हो सकता है ये अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रेंगती हुई रुक गई। मैंने प्लेटफॉर्म पर 3-4 सिख पुलिस कांस्टेबलों को देखा तो एक बार फिर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। गाड़ी यहाँ आकर खत्म हो जाती जिसकी वजह से सारे के सारे मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकल रहे थे और काफी शोर शराबा मच गया था। मैं भी उस हुजूम में डब्बे से उतर गया। मैंने पहले ही दिल में सोच लिया था कि प्लेटफॉर्म के गेट से बाहर नहीं निकलूंगा। हर डब्बे के बाहर मुसाफिरों का काफी रश था। एक कुली सर पर बहुत सा सामान उठाए मेरे आगे आगे चल रहा था। मैं तेजी से उसके पहलू से होकर अगले डब्बे के मुसाफिरों में घुस गया और वहां से दूसरे डब्बे के दरवाजे में से गुजर कर डब्बे के अंदर चला गया जो तकरीबन खाली था। उसके दूसरे दरवाजे में जल्दी से लटक कर नीचे रेलवे लाइन पर उतर गया। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। यहाँ लाइन के साथ साथ लोहे का जंगला सा लगा हुआ था। एक जगह जंगले का एक पाइप उखड़ा हुआ था। कुछ मुसाफिर उसमें से गुजरकर सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ सामने वाले प्लेटफॉर्म से निकल गया और वहां से दूसरी जानिब जहां रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था उतर गया। ये सारी जगह मेरी देखी बाली थी और मैंने महसूस किया था कि 12 साल में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा इरादा रेलवे लाइनों पर से गुजरकर सामने वाली दीवार फांद कर रीगू ब्रिज को जाने वाली सड़क पर निकल आने का था। जब कभी हम स्कूल के 2-3 दोस्त मजेठी से बगैर टिकट रेलगाड़ी में बैठकर अमृतसर आते थे तो इसी दीवार को फांद कर गुजरते थे। दीवार ज्यादा दूर नहीं थी। दीवार के करीब पहुंचकर मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। वो सीआईडी वाला कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मुझे उसकी शक्ल कहीं नजर नहीं आई। मैं बड़ा खुश हुआ। एक जगह से मैंने दीवार फांदी और दूसरी तरफ सड़क पर आ गया। अमृतसरी मुसलमानों को मालूम होगा कि रीगो ब्रिज को जो सड़क जाती थी उसके बाईं जानिब गोल बाग हुआ करता था। उस गोल बाग से पहले एक छोटा सा मैदान आता था जहाँ कोई सब्जा नहीं था। बादामी बाग रंग की मिट्टी का मैदान था। उस मैदान में 2 बुजुर्गों के मजार थे जिनमें से एक बुजुर्ग का नाम फतेह शाह बुखारी था और दूसरे बुजुर्ग का नाम शंकर शाह था। खुदा मालूम दूसरे बुजुर्ग का असली नाम क्या था, मगर सब लोग उस मजार को शंकर शाह के मजार के नाम ही से याद करते थे और ये नाम उनका मशहूर था। ये दोनों मजार पास पास थे। शंकर शाह के मजार के आते में दरख्त थे और एक कुआं भी था। फतेह शाह बुखारी के मजार के इर्द गिर्द दरेक के दरख्त होते थे। उस मजार को फतेह शाह बुखारी के मजार के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में मुझे याद है कि मेरी वालदा अक्सर यहाँ आया करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन और वालिद साहब भी साथ आया करते थे। तारी नमकीन चावल होते थे जिनमें हल्दी की आमेजिश की जाती थी और बड़े लजीज होते थे। वालदा की वफात के बाद मेरे वालिद साहब ने ये फर्ज संभाल लिया। वो हर जुमेरात को देग पका कर लाते और फतेह शाह बुखारी के मजार पर खुद लोगों में तकसीम करते। हम सारा दिन मजार शरीफ पर गुजारते। मैं अपनी बहन के साथ मैदान में दौड़े लगाता। फतेह शाह बुखारी के मजार का मुतवल्ली वालिद साहब का दोस्त बन गया। वालिद साहब उसे शाह जी के नाम से पुकारा करते थे। वालिद साहब ने बिस्तर मरग पर लेटे हुए मुझे जो मिशन सौंपा था उसके सिलसिले में कहा था कि मैं अमृतसर जाकर सैयद फतेह शाह बुखारी के मुतवल्ली से मिलूं। हो सकता है वो अभी तक जिंदा हो, वो मेरे मिशन के सिलसिले में मेरी मदद कर सकता है। चुनांचे अमृतसर के रेलवे बॉर्डर की दीवार फांदने के बाद मैंने सड़क पार की और गोल बाग में दाखिल हो गया। मैं 12 साल के बाद गोल बाग में दाखिल हो रहा था।
यहाँ भी सिवाय चंद एक दरख्तों के कोई चीज नहीं बदली थी। कुछ दरख्त जरूर गायब हो गए थे, ग्राउंड में घास भी पहले से कम नजर आ रही थी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैं बाग की ग्राउंड में से गुजरकर खाली मैदान में दाखिल हो गया। उस मैदान का एक किनारा अमृतसर के हाल के गेट के करीब सीढ़ी वाले पुल की तरफ जा लगता था। उसी मैदान में सैयद फतेह शाह बुखारी का मज़ार था। यहाँ जरूर तब्दीली आ चुकी थी। मैदान के किनारे किनारे खोखे ही खोखे बने हुए थे। बाद में मालूम हुआ कि यहाँ फलों की मंडी बन गई है। एक तरफ रेड़े और छकड़े खड़े थे। मज़ार की चार दीवारी वैसी की वैसी थी और मालूम हुआ कि हिंदू सिख यहाँ आकर चढ़ावे चढ़ाते हैं और मनते मानते हैं। मेरे बचपन के दरेक के दरख्त बहुत ज्यादा घने हो गए थे। मज़ार के छोटे से दरवाजे पर उसी तरह चमकदार झालरों वाला सेहरा लटक रहा था और फिजा में अगरबत्तियों की खुशबू रची हुई थी। शाम की स्याही आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपनी लपेट में ले रही थी। मज़ार के अंदर मिट्टी के कुछ दिए भी जल रहे थे और दरवाजे के ऊपर वाला बल्ब भी रोशन हो गया था। एक सिख अपनी बीवी के साथ हाथ बांधे सर झुकाए मज़ार के अंदर से बाहर निकल रहा था। 2-3 मलंग दरख्तों के नीचे बैठे थे। खुदा जाने ये मुसलमान मलंग थे जो मेरठ अंबाले के शहरों से आ गए थे, क्योंकि अमृतसर शहर में कोई मुसलमान नहीं था। मुझे अभी तक सीआईडी वाले हिंदू का ख्याल लगा हुआ था। मैंने यहाँ मज़ार में दाखिल होने से पहले भी पीछे मुड़कर देखा। शाम का अंधेरा मैदान में फैलने लगा। मुझे वो खुफिया सर्विस का हिंदू कांस्टेबल कहीं नजर न आया। यकीनन उसे मेरी जान छूट गई थी। मैं मज़ार के अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ खड़े होकर दुआए फातिहा पढ़ी और फिर बाईं जानिब एक कोठरी बनी हुई थी, उस तरफ गौर से देखा। कोठरी के अंदर बिजली का बल्ब रोशन था। एक बूढ़ा आदमी जिसने सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थे और सफेद दाढ़ी थी, कोठरी के बाहर एक तरफ बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उस आदमी ने आंखें खोल दी और किसी कदर ताज्जुब से मुझे देखने लगा। कहाँ से आए हो यहाँ? उसकी उर्दू खालिस अहले ज़बान वालों की उर्दू लगती थी। मैंने कहा दिल्ली से आया हूँ, शाह साहब से मिलना है। मैंने शाह साहब का नाम लिया जो मुझे वालिद साहब ने बता दिया था। उस शख्स ने कोठरी की तरफ इशारा करके कहा, अंदर चले जाओ। कोठरी का दरवाजा छोटा सा था और खुला था। मैंने जूते बाहर उतारे और अंदर दाखिल हो गया। एक बुजुर्ग सूरत आदमी गाँव तकी से टेक लगाए बड़े सुकून के आलम में बैठा था। आंखें थोड़ी बंद थोड़ी खुली थी। हाथ में तस्बीह थी, मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उंगलियां तस्बीह के दानों पर चल रही थी। मैं सलाम करके अदब से एक तरफ बैठ गया। बुजुर्ग ने नीम आंखों से मुझ पर एक निगाह डाली, वालेकुम सलाम कहा और अपनी कैफियत में डूब गए। कोठरी में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। मौका बड़ा मुनासिब था। मैं बात शुरू ही करने वाला था कि बुजुर्ग ने फरमाया, भाई कहाँ से आए हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने फतेह शाह बुखारी के मुतवल्ली का नाम लेकर कहा कि मुझे शाह साहब से मिलना है। दिल्ली से आया हूँ। मैंने अभी उन्हें बिल्कुल ना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। बुजुर्ग ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहा, बरखुरदार, शाह साहब को इंतकाल फरमाए तो 7 बरस हो गए। मुझे बताओ मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं उनका छोटा भाई हूँ। मुझे सैयद गुलाम अली शाह कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि इन पर अपने दिल का राज अफशा करना मुनासिब रहेगा या नहीं। मैं भी सोच ही रहा था कि बाहर कुछ शोरो गुल की आवाजें बुलंद हुई। सैयद साहब ने कड़कदार आवाज में पूछा, ये बाहर क्या हो रहा है अली हैदर? मज़ार का एक मुलाजिम घबराया हुआ अंदर आया और बोला, शाह जी बाहर पुलिस आई है, थानेदार भी साथ है, कहता है यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूस छुपा हुआ है। मैं फौरन समझ गया कि वो सीआईडी वाला हिंदू जालंधर या शहर दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया है। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं उनका एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा ले, बाकी बातें आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दिलेर इंसान थे। कोठरी के एक कोने में लकड़ी का एक काफी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, उस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज रंग की कुछ चादरें तय करके रखी हुई थी। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया हो। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम? ये फकीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज जरा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाजा हुआ कि थानेदार सिपाहियों के साथ मज़ार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी हमारे मुखबर ने हमें इतला दिया कि एक पाकिस्तानी मज़ार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके पास सिर्फ दिल्ली का वीजा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया। हमें मज़ार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको उसकी इतला करते, बल्कि उसे पकड़कर बांध लेते। आप जरूर तलाशी ले आइए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो उसके अंदर हब्स था उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाज़िल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज्यादा गौर करने का मौका ही ना दिया। थानेदार की आवाज आई, शाह जी हमें आपकी वफादारी पर जरा भी शक व शुबा नहीं, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं।
ہمارے مخبر نے بتایا ہے کہ اس نے پاکستانی جاسوس کو جو نوجوان لڑکا ہے مزار کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ سید صاحب نے فوراً تھانے دار کی بات کاٹی۔ ضرور حضور والا، اگر پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو ہماری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا، ہم تو اسی وقت اسے پکڑ کر بٹھا لیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نوجوان ادھر سے گزرا ہو، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ ہاں وہی لوگ ہیں جو یہاں روز موجود ہوتے ہیں۔ ہندو تھانے دار نے اپنے کسی سپاہی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے بھاگ یہاں سے، پوریوں والے پل کی ناکہ بندی کی تھی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ادھر سے نکل گیا ہو۔ بھاگ سنگھ شاید کوئی کانسٹیبل تھا، اس نے فوراً کہا، ہاں جی ادھر 2 کانسٹیبل لگا دیے ہیں، تو پھر چلو وہ ادھر ہی گیا ہوگا، یہاں وہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی، آپ کو تکلیف دی، ایک بات ہے، اگر کوئی اجنبی چہرہ آپ کو یہاں نظر آ جائے تو اسے کسی طریقے سے یہیں روک لیں اور ہمیں تھانے میں اطلاع کر دیں۔ سید صاحب نے جواب میں کہا، حضور والا آپ فکر ہی نہ کریں، کسی پاکستانی جاسوس کی کیا مجال کے مزار پر آئے اور پھر بچ کر نکل جائے۔ یہ لوگ باتیں کرتے کوٹری سے باہر نکل گئے۔ میری جان میں جان آئی۔ بند صندوق کے اندر مجھے سانس لینے تک دشواری پیش آ رہی تھی اور میرا سانس ڈونگنی کی طرح چلنے لگا تھا۔ بند صندوق میں کہیں کی جو تھوڑی بہت درنیں تھی، بس انہی میں سے تھوڑی بہت تازہ ہوا اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبز رنگ کی چادروں میں سے جو دیسی عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی، اس نے بھی میرے ناک میں دم کر دیا تھا۔ مجھے زبردست گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح 2-3 منٹ مزید گزر گئے۔ پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی، صندوق کے اوپر سے ٹوکرا ہٹا دیا گیا، صندوق کا تالا کھلا اور ڈھکن اوپر اٹھ گیا۔ مجھے باہر کی تازہ ہوا لگی تو نیم مردہ جسم میں جان پڑ گئی۔ جلدی سے صندوق سے نکل آیا۔ سید صاحب کوٹری کے دروازے کے آگے اس طرح کھڑے تھے کہ باہر سے کسی کی نظر اندر نہیں پڑ سکتی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر باہر دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بھائی تم نے تو ہمیں مروا ہی دیا تھا، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم پاکستان سے یہاں جاسوسی کرنے آئے ہو؟ میں نے سانس درست کرتے ہوئے کہا، شاہ جی میں جاسوس نہیں ہوں۔ سید صاحب نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میاں آہستہ بولو، تھانے دار اپنا کوئی نہ کوئی آدمی سفید کپڑوں میں یہاں ضرور چھوڑ گیا ہوگا۔ میں نے کہا، برائے کرم مجھے آج کی رات کسی طرح اپنے پاس چھپا لے، میں جو کوئی بھی ہوں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سید صاحب دری پر بیٹھ گئے، میں بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہوں نے 1-2 بار گہرا سانس لیا، چھت کی طرف منہ اٹھا کر یا اللہ خیر، اسلام کی خیر، پاکستان کی خیر کہا اور صندوق کی طرف اٹھ کر گئے۔ صندوق میں سے سبز رنگ کی چادر نکال کر میری طرف پھینکی اور کہا، اسے اس طرح اوڑھ دو کہ تمہاری پتلون وغیرہ بالکل دکھائی نہ دے۔ پھر انہوں نے تکیے کے پیچھے سے سبز رنگ کی کپڑے کی ٹوپی نکال کر مجھے دی۔ ٹوپی پر گھوٹا لگا ہوا تھا، کہنے لگے، اسے سر پر پہن لو۔ یہ ٹوپی ایسی تھی جو مزاروں میں جو مرید اور بالکے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ میں نے ٹوپی سر پر کھینچ کر اس طرح پہن لی کہ میرے کان بھی اس میں چھپ گئے۔ سید صاحب نے میرا جائزہ لیا اور اٹھتے ہوئے فرمایا، جب تک میں نہ ہوں یہیں کونے میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ وہ کوٹری سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کوٹری پر تالا لگا دیا۔ میں کونے میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسی نے مجھے بچایا تھا، ورنہ میرا بچنا مشکل تھا۔ جب مجھے بند کوٹری کے اندر بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو اچانک باہر سے کسی ملنگ کے دھمال ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کوٹری کے باہر سنائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ملنگ کوٹری کے باہر دھمال ڈال رہا ہے۔ پھر یہ آواز رک گئی۔ اب کوٹری کا تالا کھلنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور کوٹری میں جلتے بلب کی روشنی میں ایک سبز کپڑوں والا ملنگ اندر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا، میرے ساتھ دھمال ڈالتے باہر آ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں دھمال ڈالتے رہنا۔ وہ مجھے کھینچ کر باہر لے گیا اور دھمال ڈالنے لگا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ دھمال ڈالنی شروع کر دی۔ مزار پر اس وقت 2-3 درویش قسم کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے، ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ملنگ دھمال ڈالتا مجھے مزار کے پچھلے دروازے سے نکال کر مزار کے حکم میں لے گیا، جہاں کچھ قبریں تھیں، ان کے پیچھے درخت تھے اور درختوں کے پیچھے 2-4 کوٹریاں بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک کوٹری میں دھکیل دیا اور کہا، یہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہ کوٹری شاہ جی والی کوٹری کے مقابلے میں تنگ اور خالی خالی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک دھیمی روشنی والا بلب تھا، فرش پر صرف صف بچھی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ میں صف پر بیٹھ گیا، کلندروں والی سبز ٹوپی اتار کر میں نے پرے رکھ دی۔ شاہ صاحب نے مجھے مزار سے اس کوٹری تک پہنچانے کا بڑا کامیاب طریقہ نکالا تھا۔ پولیس اگر مزار سے جاتے ہوئے پیچھے اپنا کوئی خفیہ آدمی چھوڑ بھی گئی ہوگی یا ان ملنگوں میں پولیس کا کوئی جاسوس ہوگا تو اسے مجھ پر شک نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جس شکل و صورت میں شاہ جی کی کوٹری میں داخل ہوا تھا وہاں سے نکلتے وقت میرا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کے حیرت انگیز اور سچے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں میں ایک بات شروع ہی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ بھی اسے نوٹ کر لیں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام واقعات بیان کرتے ہوئے اکثر لوگوں کے اصلی نام نہیں لوں گا۔ شہروں کے نام اور محلے وقوع بھی درست اور صحیح ہوگا، مگر نام اور لوگوں کے حلیے میں نے بدل دیے ہوں گے، کیونکہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے اور مقبوضہ کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا۔ کشمیری حریت پرستوں کی قربانیاں اور جد و جہد جاری ہے۔
लोगों के सही नाम और हुलिये और बाज़ जगहों के हकीकी नाम लिखने से जिहाद आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में सैयद फतेह अली शाह बुखारी का मज़ार मौजूद है, मगर उनके मुतवल्ली शाह जी और उनके फर्जंद सैयद साहब का नाम मैंने बदल दिया है। सैयद साहब से मेरी मुलाकात भी अमृतसर में किसी दूसरी जगह पर हुई थी, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं लिख सकता। लेकिन जो वाकयात मैं बयान करूंगा वो बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजाहत के बाद मैं वापस मज़ार की उस कोठरी में आता हूँ जहाँ एक दरवेश ने मुझे छुपा दिया था। कोठरी में बैठे मुझे घंटा डेढ़ घंटा गुजर गया। कोई अंदाजा नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। बाहर मज़ार पर भी खामोशी छा गई। आखिर मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जो दरवेश मुझे कोठरी में बंद कर गया था उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। कदमों की चाप कोठरी के पास रुक गई, फिर ताला खुलने की आवाज आई, दरवाजा खुला और सैयद साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास सफ पर बैठ गए और मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ तुम किस मकसद को लेकर भारत में आए हो और तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है। मैं जिस मकसद को लेकर अपने दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था और जिसकी खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था वो मेरी जिंदगी का मिशन था। इस मिशन को बयान करने के लिए मुझे वापस अगस्त 1947 के उस खून में डूबे हुए दिन की तरफ लौट कर जाना होगा जब मेरा बाप मुझे और मेरी बहन को लेकर अपने गाँव से निकला था। गांव पर सिखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गांव के मुसलमानों पर था। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया था। गांव में एक शोर मच गया था। देखते देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मकान के सेन के पिछली दीवार वाले दरवाजे से बाहर निकला। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल के लगभग हो गई। मेरी बहन मुझसे 1-1.5-2 साल छोटी थी। हम दोनों बहन भाई रो रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को बाजू से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गए। वो हमें लेकर फसल में घुस गया। उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास छुप कर बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया था। हम पर वहशत तारी थी। हमारे बाप का रंग भी उड़ा हुआ था। उसके ऊंट खुश्क थे और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आहिस्ता से कहता, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, आवाज ना निकालना। गाँव की तरफ से हमें औरतों बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही थी। सिखों के सत सरी अकाल के नारे भी सुनाई दे रहे थे। मैं उन नारों से वाकिफ था। सिख जब दूसरे गांव से आते थे तो हमारे गांव के गुरुद्वारे रात जाते हुए यही नारे लगाया करते थे। फसल चावलों की थी और ज्यादा ऊंची नहीं थी। बाप ने हमें अपने साथ फसल में लिटा रखा था। कुछ सिखों की आवाजें सुनाई दे रही थी जो खेतों की तरफ ही आ रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरे बाप की दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सिख आपस में बातें करते हमारे करीब से गुजर गए। एक सिख ने कहा, फसल को आग लगा दो, अंदर कोई मुसला छुपा हुआ होगा। दूसरे ने कहा, सारे मुसले वड छड़े ने, इतने किन्ने आना सी। फिर एक औरत की चीख और मिन्नतें करने की आवाज आई। वो कोई मुसलमान औरत थी जिसको सिख अगवा करके लिए जा रहे थे और जो उनको खुदा और सिखों के किसी गुरु साहब का वास्ता देकर छोड़ने का कह रही थी। मुझे छोड़ दो। औरत की बिलकती हुई आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। हम अपने बाप के साथ खेत के कीचड़ में जाने कितनी देर तक छुपे रहे। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे बाप ने सहमी हुई आवाज में हमें कहा, अभी लेटे रहना। फिर उसने आहिस्ता से फसल में से सर बाहर निकाल कर देखा। वो कुछ देर तक दान के खोशों में से सर बाहर निकाले देखता रहा। फिर सर नीचे कर लिया और हमारे पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह ने हमें बचा लिया है, अभी बाहर नहीं निकलना, अल्लाह को याद करो, घबराओ मत, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। मैंने कुर्ता और धोती पहन रखी थी। मेरी बहन ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। हमारे कपड़े खेत के कीचड़ में लथपथ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी धुंधली होने लगी। जब सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा सा छा गया तो हमारा बाप हम दोनों को लेकर खेतों में से निकला और छोटी नहर वाले पुल की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर अपने गांव बजेड़ की तरफ देखा। ये हमारा गांव भी था और कस्बा भी था। कई मकान जल रहे थे। मेरे बाप ने मेरा सर सीधा करते हुए कहा, पीछे मत देखो। नहर के पुल से पहले टालियों के बेशुमार दरख्त आते थे। यहाँ हम गोलियां और गुल्ली डंडा खेला करते थे। नहर के पुल से गुजरने से पहले हमारे बाप ने हमें दरख्तों के पास बिठा दिया और कहा, यहाँ से हिलना मत, मैं आगे देख कर आता हूँ। हम दोनों बहन भाई सहम कर वहीं बैठ गए। हम पर इस कदर दहशत छाई हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहे थे। शाम के गहरे होते ही अंधेरे हमने अपने बाप को देखा कि वो झुक झुक कर चलता हुआ छोटी नहर के पुल के पास आ गया। फिर वहां से उठा और दौड़कर हमारे पास आया। हमें बाजू से पकड़ा और अपने साथ दौड़ाता नहर के पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ खेतों में घुस गया। खेतों के दरमियान चलने के लिए छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जिसे पंजाबी में वट कहते हैं। हम उस पर चलते चले गए। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। हमारे बाप को पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो मैं खेतों में चलाता रहा। हम दोनों बहन भाई नंगे पांव थे। हमारे बाप ने अपनी पुरानी जूती पहनी हुई थी। ये जूती मैं कई सालों से उसके पाँव में देख रहा था। ये पंजाबी जूती थी जो उस जमाने में गाँव के लोग पहना करते थे। अगर जरा टूट जाती तो उसे मुरम्मत करवा कर फिर पहन लेता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन शाम के अंधेरे में वैरान थी। ये रेलवे लाइन अमृतसर की तरफ जाती थी। हमारा बाप हमें रेलवे लाइन पार करा के दूसरी तरफ ले गया। उधर एक खाल था।
जिस में तालाब का पानी जमा रहता था। खाल पर पुल बना हुआ था। हम पुल पर से गुजरकर आगे गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर तक जाती कितार धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पुत्रो घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो, खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपने बाप से पूछा था, मियाँ जी पाकिस्तान कहाँ है? मेरे बाप ने जवाब में कहा था, अमृतसर से आगे जहाँ लाहौर है वहाँ पाकिस्तान है। आगे अमरूदों के बाग आ गए, यहाँ अमरूद तोड़कर खाया करते थे। उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद थी। ये मस्जिद कुछ दीवारों वाली थी। हमारा बाप हमें उस मस्जिद में ले आया। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी थी। मस्जिद में एक छोटी सी कोठरी थी जो खुली थी। यहाँ मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। उनका सामान मस्जिद के सेन में बिखरा पड़ा था। बरसात का मौसम होने की वजह से शाम हब्स आलूद थी। पहले हमारा बाप हमें मौलवी साहब की कोठरी में ले गया, मगर वहाँ सख्त गर्मी और हब्स था। फिर वो हमें मस्जिद की छत पर ले आया। यहाँ इतना हब्स नहीं था। हमने नीचे बारी बारी आकर वुजू करने वाली टूटियों के साथ मुंह लगाकर पानी पिया। बाप ने हमें अपने साथ लगा रखा था। उसने मेरी बहन और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, पुत्रो घबराना नहीं, हम अल्लाह के घर में हैं। सिख हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान अपना मुल्क पाकिस्तान बनाए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना और इनके घरों को आग लगानी शुरू कर दिया। हमें भूख लगी होगी, मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सब्र शुक्र करके रात गुजार दो, सुबह अल्लाह मालिक है।